आप सभी का पाथ फाइंडर्स पे एकेडमी पे स्वागत है। आपको पता होगा 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पावर में आए थे तो उनका सबसे बड़ा फोकस एरिया था मेक इन इंडिया, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ठीक करना चाहते थे। उनको पता था कि अगर इंडिया के यूथ को जॉब देना है, अगर इंडिया को रियली फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट तरीके से कंडक्ट करना है, देन आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ठीक करना पड़ेगा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का पूरा फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे था। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेक इन इंडिया का एक ग्रैंड पॉलिसी को भी लॉन्च किया था। आज मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे हो चुके हैं। इसीलिए हमें लिए यह जरूरी हो जाता है समझना कि क्या मेक इन इंडिया एक सक्सेस था, क्या मेक इन इंडिया एक फेलियर था, या मेक इन इंडिया सक्सेस फेलियर का दोनों मिक्स है। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बेसिकली बात करने जा रहे हैं द रियलिटी ऑफ मेक इन इंडिया। इसमें बहुत सारे डेटास को मैंने यूज किया है। ये सारे डेटास आपकी ऑफिशियल है, गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सर्वे, वहां से ये डेटा को उठाए गए हैं। इसलिए देयर इज नो बायसनेस इन टर्म्स ऑफ डेटा, ऑल द डेटा आर ऑफिशियल। तो अब पहली बात करते हैं कि आखिरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या मेक इन इंडिया की जरूरत क्यों थी। आपको पता होगा कि चाइना और इंडिया की जो एक जर्नी थी ग्रोथ की, वो लगभग चाइना की 1980 से स्टार्ट हो चुकी थी, इंडिया की 1990 से स्टार्ट हुई थी। उस समय चाइना और इंडिया की जो पर कैपिटा जीडीपी थी वो लगभग सेम थी। इनफैक्ट चाइना की तो पर कैपिटा जीडीपी इंडिया से भी कम थी। लेकिन व्हेन वी कम टू 2024, आज आज चाइना इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, और चाइना की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो इंडिया से 5 गुना ज्यादा है। तो इस तरीके से जो चाइना की एक मेटियोरिक राइज हुई है, उसमें सबसे बड़ा रोल किसी ने प्ले किया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसकी वजह से चाइना आज फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का 25% मैन्युफैक्चरिंग चाइना में अकेले होता है। और क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग अच्छा था तो उसने एक्सपोर्ट किया, और एक्सपोर्ट करके उसने डॉलर कमाया। आज उसी डॉलर को वो बीआरआई प्रोजेक्ट्स में खर्च करके ग्लोबल सुप्रीमेसी की तरफ बढ़ रहा है। विच मीन्स कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी में। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जरूरत क्यों है? तो 3 बहुत बड़ी जरूरतें हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। एक तो सबसे पहला डेमोग्राफिक डिविडेंड। आपको पता है कि चाइना भी जब ग्रो कर रहा था उस समय चाइना का एक बहुत बड़ा यंग वर्कफोर्स था। आज इंडिया का भी बहुत बड़ा यंग वर्कफोर्स है। अगर आपको इतने लोगों को जॉब देना है, एंड व्हेन आई एम सेइंग जॉब, अ डिसेंट जॉब, ए वेल पेड जॉब, अगर इतने लोगों को एक क्वालिटेटिव जॉब देना है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही ठीक करना पड़ेगा। बिकॉज आपको पता है कि इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग आता है, और सर्विसेज सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में तो जॉब बहुत है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जॉब है वो वेल पेइंग नहीं है, वो वेल क्वालिटेटिव नहीं है। सर्विसेज सेक्टर में अगेन इनफॉर्मल जॉब ज्यादा है, और अगर सर्विसेज सेक्टर में आपको जॉब चाहिए तो आपको स्किल्स होना चाहिए, सच एज बैंकिंग, सॉफ्टवेयर। तो सबसे ज्यादा जॉब विद अ बेसिक फॉर्म ऑफ स्किल जो इंडिया के लिए है, वो तभी हो सकता है जब आप अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ठीक करेंगे। तो अगर इंडिया अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ठीक करता है तो हम जो डेमोग्राफी है, जो यंग पॉपुलेशन है, उससे एक फायदा उठा सकते हैं, डिविडेंड प्रॉफिट ले सकते हैं, जिसकी वजह से उसी को आपने नाम सुना होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड। सो इफ वी वांट टू यूज आवर यंग वर्कफोर्स into the productive sectors of the economy, then we have to improve the manufacturing sector. दूसरा, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ठीक होगा तो हमें इंपोर्ट कम करना होगा, और इनफैक्ट हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, इससे हम फॉरेक्स रिजर्व कमाएंगे। और तीसरा, फॉरेन पॉलिसी में ऑटोनॉमी। आपको पता है कि पैंडेमिक में ये रियलाइज हुआ था सारे कंट्री को कि जितना ज्यादा हम दूसरे पे डिपेंड करेंगे उतना ज्यादा हम अपने विदेश नीति को इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं कर सकते हैं। आज गलवान में चाइना ने 20 सोल्जर्स को मार दिया, बट स्टिल हम चाइना के साथ ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, प्राइमरली कि हमारा चाइना के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। तो जब तक हम अपने मैन्युफैक्चरिंग को ठीक नहीं करेंगे, चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे अपने फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट। तो ये 3 बहुत बड़े रीजंस हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ठीक होना, और इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ठीक करने के लिए ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेक इन इंडिया की पॉलिसी को लाया। आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस का चौथा ऑफलाइन ब्रांच पटना में स्टार्ट हो चुका है। न्यू दिल्ली के करोल बाग में हमारे इंग्लिश मीडियम के बैचेस 24 अक्टूबर, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के बैचेस 21 अक्टूबर, और प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के ऑफलाइन बैचेस
इन स्पेसिफिक डेट्स को स्टार्ट हो रहे हैं। आपको यह भी पता है कि अकेडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। ये सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन ब्रांच में विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ये जो इंडिया का सपना है, मेक इन इंडिया, सेल्फ रिलायंट, ये कोई नया सपना प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नहीं देखा था। ये इनफैक्ट देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का भी यही सपना था, और नेहरू जी ने इनफैक्ट इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी को भी लाया था। फिर उसके बाद 1991 में एलपीजी रिफॉर्म को लाया था नरसिम्हा राव की सरकार और उस समय मनमोहन सिंह सब मिलके, और फिर यूपीए 2 के टेन्योर में भी न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को लाया गया था। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ठीक करने का प्रयास बहुत पुराना है। 1991 के पहले जो प्रयास हुआ करता था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ठीक करने का, वो पीएसयू के ऊपर फोकस था, सोशलिज्म के रास्ते के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ठीक करना था। 1991 के बाद से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ठीक तो करना है, लेकिन पीएसयू के थ्रू नहीं, बल्कि प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू से। तो बस डिफरेंस यही है, बाकी एंड गोल इंडिया का वही रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ठीक करना। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेक इन इंडिया पॉलिसी को लाया था, तो दो बहुत बड़े टारगेट्स को इंडिया ने सेट किया था। पहला टारगेट की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, उसको हम 15% से 25% कर देंगे बाय 2025। ये याद रखिएगा डेटा, कितना से करना है, 15 से 25 करना है बाय 2025, और 10 करोड़ एडिशनल जॉब्स क्रिएट करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में बाय 2025। तो ये दो टारगेट से अब हमें यह समझना है कि क्या हमने 25% पहुंचने के करीब है, बिकॉज 2025 तो आ ही चुका है। तो अभी इंडिया का कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना है, यह हमारे लिए जरूरी हो जाता है 10 साल पूरे होने के बाद समझना। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो सरकार है, उन्होंने इस टारगेट को 15 से 25 करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ठीक करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं, सच एज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये तो पहले से चला रहा है, बट इसको और ठीक किया गया है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, एमएसएमई सेक्टर्स के ऊपर फोकस किया गया है। पीएलआई स्कीम, जो कि बहुत बड़ा फ्लैगशिप स्कीम है भारत सरकार का। फिर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, लॉजिस्टिकल सेक्टर को ठीक करना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से, यूएई से, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर स्किल ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और पॉलिसी रिफॉर्म सच एज इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड और जीएसटी जैसे स्कीम भी लाए गए हैं। अब 10 साल के बाद जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इसके बारे में बात किए मन की बात में कि क्या मेक इन इंडिया सक्सेसफुल रहा, तो अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें तो मेक इन इंडिया एक हाईली सक्सेसफुल था। इससे इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन चुका है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ठीक होने से पुअर, मिडिल क्लास और एमएसएमई को खूब फायदा हुआ है मेक इन इंडिया से। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि इसकी वजह से एफडीआई भी बढ़ा है, हमारा ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक, डिफेंस, ये सारे सेक्टर्स में कॉन्स्टेंटली इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ा है। रिसेंटली कल प्राइम मिनिस्टर मोदी एक कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में एक स्पीच दे रहे थे, वहां पे भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि लगभग 1.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट पीएलआई स्कीम में आया है, और हमारा लोकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी और गवर्नमेंट का यह कहना है कि मेक इन इंडिया बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल था, इसमें सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन आप देख सकते हैं किसी भी डेटा का जिक्र नहीं हुआ है, किसी भी डेटा का, क्योंकि डेटा कितना था, 15 से 25 करना। आप देखते कितना है हमारा डेटा। अगर भारत सरकार की इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, ये इकोनॉमिक सर्वे 2021 में रिलीज हुआ था, और इस इकोनॉमिक सर्वे में आप देख सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसकी कंट्रीब्यूशन 17.4% थी जीडीपी की FY12 में। ये इनफैक्ट घट के 14.5 पे आ चुकी है 2020-21 में। ऑल्दो ये पैंडेमिक ईयर था, इसीलिए इस समय आप देख रहे हो बहुत बड़ा डिक्लाइन आया था। बट अगर आप देखोगे पैंडेमिक के पहले ही आप देख रहे हो एक तरीके से डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो नहीं किया है। अगर FY12 से भी हम देखें, पैंडेमिक को अगर छोड़ भी दे, तो अगर पैंडेमिक के पहले भी बात करो, तो आप देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो घटी है। दूसरी तरफ अगर इस साल के इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, कि आज की अपडेटेड डेटा के बारे में, तो FY24 की बात करें हम, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 17.3 पे आ चुका है। रीसेंट टाइम्स में थोड़ा सा बढ़ा है, बहुत मार्जिनल बढ़ा है। तो अगर FY12 की बात करें तो 17.4 था। FY14 में कितना था, 16.5, जब हमने मेक इन इंडिया को लॉन्च किया। आज 16.5 बढ़कर कितना हो चुका है, 17.3। मतलब अभी भी 25% के टारगेट से हम
कोसों दूर हैं, अभी भी हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हैं, विच शोज की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक स्टैग्नेशन हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। और दूसरा चीज कि हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ठीक करना था, चाइना से अपने डिपेंडेंसी को कम करना था। लेकिन आप अगर देखेंगे चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो इनफैक्ट गलवान के बाद कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। रिसेंट टाइम्स में वो थोड़ा सा डिप हुआ है, बट इन जनरल हमारा आप देख सकते हैं कि जो चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है वो हमारा पिछले 2-3 साल से काफी ज्यादा बढ़ा है, विच शोज कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभी भी जो हमारा टारगेट था, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, वो पूरे नहीं हो पाए हैं। इसमें बहुत सारे कारण हैं। कारण यह है सबसे पहले कि चाइना के जो गुड्स हैं उनके साथ इंडियन गुड्स कंपीट नहीं कर पा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन डिक्लाइन में है, सारे कंट्री अपना खुद इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इंडिया के एमएसएमई सेक्टर प्रॉब्लम में है, फिर पैंडेमिक आ गया, जीएसटी आ गया, डिमोनेटाइजेशन आ गया, ऐसे कुछ डिसीजंस भी थे जिससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफी प्रॉब्लम में हुआ। अब इसीलिए इंडिया को आने वाले टाइम में अगर विकसित भारत बनना है, अगर डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ठीक करना होगा। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रॉब्लम है ये 1950 से लेके अभी तक चल रही है, ये अभी तक उतने तरीके से ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। तो आपके हिसाब से आपके लिए क्या सॉल्यूशन लगता है कि कैसे हम इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ठीक कर सके? आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब द चैनल, और सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस।